हाँ भाई, आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या काम करते हैं यार, स्पेस का बेसिकली डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और स्पेस की स्टडी जो है हम लोग डायमेंशंस के फॉर्म में करते हैं। तो हम लोग बेसिकली स्पेस की स्टडी किसमें किसमें करते हैं, आप लोग फिजिक्स में देखते भी होंगे। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने स्पेस की स्टडी करते हैं। तो 1 डायमेंशन क्या हो गया कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करना है या फिर आपको एक रस्सी के ऊपर मूव करना है, तो आप सिर्फ क्या, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज, या तो आप आगे जा सकते हो या तो आप पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन की बात करते हैं। आपको अलाउ होता है कि आप पूरे के पूरे एक प्लेन में मूव कर सकते हैं। जैसे आपका ये बोर्ड का ही प्लेन हो गया। ठीक है, तो आप इस बोर्ड के प्लेन में जो है आप मोशन कर सकते हैं, बोथ इन अपर, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट, आप चारों डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हो। अच्छा, ये जो 2 डायमेंशन का ये जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और 3 डायमेंशन की बात करूं तो जो हमारा रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें वो एक्चुअली किसमें हैपन होती है, 3 डायमेंशन में हैपन होती हैं। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशन में मूव कर सकते हो। अच्छा, स्पेस की हम लोग स्टडी करते हैं, तो स्पेस की स्टडी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशन वगैरह बताने का काम करते हैं। स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, हर एक पार्टिकुलर लोकेशन का की पोजीशन को फिक्स करने का काम करते हैं। जैसे आप लोग अपनी अर्थ को ही ले लो, तो अर्थ के ऊपर क्या है, जितने भी अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्पेस नहीं होगा, अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं होगी जो फिक्स नहीं होगी। अगर आज भी आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्ट दे दिए जाए तो आप आराम से अपनी उस पोजीशन पर पहुंच सकते हो, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो इन सारी की सारी लोकेशंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या होता है। पॉइंट बेसिकली हमारा एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं। पॉइंट का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लेंथ, ब्रीथ, हाइट को, जिसका कोई पॉइंट एक ऐसी चीज है ना, हमारे आइडियल समझ सकते हो, ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, बस हम लोगों ने इसको मैथमेटिकल एक टर्म दिया है। ठीक है, पॉइंट एक ऐसी चीज है, इस चीज का ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रीथ है, ना तो कोई हाइट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो पॉइंट का हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्पेस में एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिनोट करने के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब मान लो आपको ये वाली लोकेशन फिक्स करनी, तो ये वाली लोकेशन फिक्स करने के लिए देखो, अगर आपको स्पेस में ये वाली लोकेशन को फिक्स करना है, और ये हमारी कोई 2 फिक्स एक्सिस हो गई जो कि कभी चेंज नहीं होगी, कुछ भी हो जाए ये दोनों एक्सिस कभी चेंज नहीं होगी। इन दोनों एक्सिस की हेल्प से अगर मैं इस पॉइंट को अगर मुझे डिनोट करना होगा, तो देखो मैं क्या काम करूंगा, एक सिंपल सी मैथ लगाऊंगा। इस पॉइंट की सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूंगा, और मान लो कि वो डिस्टेंस कितनी आई, x1 आई। फिर इसी पॉइंट की मैं क्या कर लूंगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूंगा, मान लेता हूं कि वो डिस्टेंस कितनी आई, y1 आई। अब अगर इस पॉइंट का मैं एड्रेस आपसे पूछ लूं, तो एड्रेस बताने का एक खास तरीका होता है। आप लोगों को यहां पर 2 टर्म्स फिक्स करने होते हैं। यहां पर जो है मैं x1 फिक्स करने जा रहा हूं, बेसिकली इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट करने जा रहा हूं, और ये जो y1 लेंथ है, यहां पर आपको इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फिक्स करना। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप ये दोनों डिस्टेंसेस फिक्स कर दे रहे हो, तो आप ये पॉइंट कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। मान लो कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे कोई 2 पॉइंट्स हैं, कोई 2 स्पेसेस हैं। एक पॉइंट है हमारा A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक कोई कोऑर्डिनेट है B, जिसका कोई पोजीशन है B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x2, y2। कोई दिक्कत वाली बात। मैं तुमसे पूछ लूं कि A और B के बीच के स्पेस A, इस वाले लोकेशन और इस वाले लोकेशन के बीच का डिफरेंस कितना है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सिंपल मैथ्स लगानी है एकदम। ठीक है, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूं। आपको पता है ये वाली डिस्टेंस x1 होगी, और ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, x2 होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, x2 माइनस x1,
सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारी y1 और ये पूरी डिस्टेंस y2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। मैं मान लेता हूं कि AB के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D के बराबर है, तो D का फॉर्मूला सिंपली आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यहां तक सबको समझ में आया, कोई तकलीफ वाली बात? ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो गए है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने बताया, सबसे पहले मैंने पॉइंट की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया। ठीक है, अभी आप लोग देखते होगे सेक्शन फॉर्मूला, देखते होगे 10th में। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक है चैप्टर में यही है ही। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, है ना। ये हमारा फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। मान लेता हूं एक पॉइंट हमारा ए है यहां पर, जिसकी लोकेशन है x1, y1, और एक कोई पॉइंट बी है जिसकी लोकेशन है x2, y2। कोई दिक्कत वाली बात? एक लोग इधर आ जाओ और थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। मान लो कि लोकेशन पॉइंट ए को और पॉइंट बी को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, और इस लाइन के ऊपर बेटा कोई हमारा एक पॉइंट आ जा रहा है, यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट सी आ जा रहा है, जिसकी लोकेशन में x, y बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये पॉइंट सी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? किसी रेशियो m:n में डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? मैं क्या बोल दे रहा हूं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट सी है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, यहां पर m और n क्या है, आइडिया लग रहा है? किसको किसको आइडिया है m और n क्या है? किस चीज का रेशियो? किस चीज का रेशियो है? डिस्टेंस का रेशियो है। अगर मैं क्या करूं, AC अपॉन CB करूंगा तो वो कितना आएगा, m अपॉन n आएगा। मतलब इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो है m:n। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर से सिंपल मैथ लगाते हैं एकदम, इसको ज्वाइन कर देता हूं और इसको ज्वाइन कर देता हूं। आपको पता है फिर से डिस्टेंस, जैसे मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम में की, x माइनस x1 हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, y माइनस y1 हो जाएगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। अच्छा, ये दोनों ही ट्रायंगल देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, और किन्हीं दो ट्रायंगल्स में हमारे जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? अरे बोल दो यार, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं ना। और सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उनकी साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है। तो देखो यहां पर मैं आसानी के साथ क्या लिख सकता हूं, m अपॉन n हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इन दोनों रेशियो को मैं कंपेयर कर दे रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, m अपॉन n इक्वल्स टू x2 माइनस x अपॉन x माइनस, ये देखो थोड़ा सा रेशियो मुझे लग रहा है कि उल्टा हो गया है। देखो ये क्या हो जाएगा, हमको छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट लेनी थी ना पहले, ये गलत हो गया। x माइनस x1 अपॉन यहां पर होगा x2 माइनस x, है ना। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर कौन से ट्रायंगल की साइड रख रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड रख रहे हैं, नीचे हम लोग इस वाले ट्रायंगल की साइड रख रहे हैं ना। तो देखो m अपॉन n किया, फिर देखो छोटे वाले ट्रायंगल का हमने y माइनस y1 किया, y2 माइनस y1 किया, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का x माइनस x1, और इस वाले ट्रायंगल का क्या कर देंगे, x2 माइनस x। तो यहां पर देखो पुट कर रहे हैं x माइनस x1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, mx2 माइनस mx nx माइनस nx1, ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा? इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो देखो mx2 प्लस nx1 इक्वल्स टू x टाइम्स m प्लस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से बताओ x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे ही आप लोग जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, ये फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, इधर देखो आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, m x2 n
x1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे निकल के आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अरे बोल दो यार, समझ में आया? अभी नोट करना आराम से, पहले बताओ इतना नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? नोट कर लियो, चलो आराम से नोट कर लो। अबे स्पीड में तो नहीं चल रहा है, अभी भी स्पीड में बोलोगे, 2 बार पढ़ा दिया हूं इतनी देर में। ठीक है। नोट हो गया? सारिक भाई तेज तो नहीं चल रहा? समझ में आया सब कुछ? ये होती समझदारी वाली बात। ये तो सब हाई स्कूल का ही रिवीजन चल रहा है यार अभी तो, है ना? जेई वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, बेटा मैं फास्ट हो गया ना, तो आज ही पता चला स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया। तो पढ़ते रहो बस आराम से, क्योंकि तुमको पता है थ्योरी पोर्शन कितना है। मैं हाई स्कूल को 2 शिफ्ट में पढ़ाता हूं, पता है? पहला सेशन चलता है पूरा, वही जून से लेकर के स्टार्ट होता है, ठीक है, और जनवरी तक पढ़ाता हूं। तब भी जो है उसमें एक आधा चैप्टर रह जाता है, इतना ऐसे पढ़ाता हूं। और फिर लास्ट में फिर एक क्रैश कोर्स लॉन्च करता हूं, उसमें 1 ही महीना होता है, 1 महीने में भी पूरा हाई स्कूल का सिलेबस हो जाता है। तो सिलेबस के ऊपर टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ते रहो आराम से। इसको रब करूं? अच्छा, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ठीक है? अच्छा, मान लो कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए और बी को एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। देखो सी क्या हो रहा है, अभी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक पॉइंट ए यहां पर है और एक पॉइंट बी यहां पर है, और इन दोनों की लाइन पर आगे चलने पर कोई एक पॉइंट सी मिल रहा है, वो भी तो ए बी और बी सी को डिवाइड, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर सकता है कि नहीं डिवाइड कर सकता है? बस रेशियो क्या रहेगा इस बार, मान लेता हूं कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे बोलेगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली लास्ट में लिख देगा। क्या लिख देगा? एक्सटर्नली, मतलब वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहा है, उसके एक्सटेंशन पे कहीं लाई कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पर m और n के रेशियो को कैसे एज्यूम करना है? ये जो m रेशियो होगा ना, ये हमेशा a और c की लेंथ होगी, a से c की लेंथ, और n जो होगा वो क्या होगा? b से c की लेंथ होगी। यहां पर भी देखो क्या हो रहा था, ac क्या होता था? a की c से लेंथ, और n क्या होता था? b की c से लेंथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब एक्सटर्नल डिवीजन में लेंथ आएगी तो कैसी होगी समझ लेना। ये क्या हो जाएगा बेटा? m, और ये क्या हो जाएगी लेंथ? ये वाली लेंथ n होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। मान लेता हूं कि इसका कोऑर्डिनेट हमारा कोई x1, y1 है बेटा, और b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और ये हमारा पॉइंट c हो गया। इसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक पल के लिए x, y। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स इसको कैसे निकालें?
m अपॉन n ये वाला रेशियो है कि नहीं है? तो मैं बोल दूं कि बताओ ये वाली लेंथ का फिर कितना होगा, ए बी कितनी हो जाएगी बताओ, m माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई लेंथ का रेशियो ही तो है। अगर ये m ये n तो बताओ ये कितना हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसका और इसका रेशियो लूं तो m माइनस n टाइम्स n होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लो आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो देखो अब इस प्रॉब्लम को आप लोग ऐसे देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो कि A और C को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है जिसको पॉइंट B इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इस प्रॉब्लम को ऐसे देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? बोलो यार। जिसमें M की जगह क्या आ गया, M माइनस n आ गया, और ये वाला रेशियो हमारा n है, और B क्या कर रहा है, A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसके लिए भी हम लोग एक डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो तो देखो मैं लिख सकता हूं x2 इक्वल्स टू, पहले इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट है ना, m माइनस n टाइम्स x प्लस n टाइम्स इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट x1 अपॉन m माइनस n प्लस n, n कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m x2 इक्वल्स टू m x माइनस, अच्छा मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई ही नहीं करता हूं, m माइनस n टाइम्स x प्लस n x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस n x1 को इधर भेज देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, ये x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोल दो। देखो बीच में वाला साइन ही तो चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का। इसको पॉइंट 3 की तरह 4 की तरह नोट कर लेना। ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको हजम हुआ? ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अच्छा अभी एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है, जो जो आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला में जो काम आएंगी, अभी बेसिक चल रहा है एकदम। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है आप लोगों को? ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल है हमारा, स्पेस में इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका है x2, y2, और इसका है x3, y3, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। या फिर कोई पॉलीगन हो गया, ये तो मैंने ट्रायंगल बोल दिया, ठीक है। या फिर इसके बजाय मान लो मैं एक साथ ही बता दे रहा हूं सारी की सारी चीजें, जैसे मान लो कोई पॉलीगन हो गया, x1, y1 ये वाला कोऑर्डिनेट, x2, y2 ये वाला कोऑर्डिनेट, x3, y3 ये, x4, y4 ये वाला कोऑर्डिनेट, और ऐसे करके हमारा जो nth कोऑर्डिनेट है xn, yn। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको अगर सारे के सारे वर्टिसेस की आपको कोऑर्डिनेट्स पता है और आपको उस फिगर का क्या करना, उस क्लोज फिगर का आपको एरिया निकालना हुआ, तो सिंपली किसको फॉलो करना है? इधर देखो, A इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स हाफ टाइम्स मॉड में, ठीक है, मॉड के अंदर आपको क्या ले लेना है यहां पर, x1 y1 x2 y2 डैश 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 xn yn, और यहां पर लास्ट में आपको x1 y1 फिर लिख लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक बार आपको इधर से सीधी कैंची चला देनी है, ऐसे 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 करके चलेगा कि नहीं चलेगा? तो देखो यहां पर ये एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, पहले ये वाला ब्रैकेट लिख लेना, यहां पर देखो क्या आएगा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4, ऐसे करके डैश डैश डैश, लास्ट टर्म कौन सा होगा बेटा हमारा, xn y1 होगा। कोई दिक्कत वाली बात? इसमें से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, ये उल्टा कैंची चला दो इसमें, ये उल्टी साइड से हम लोग क्या कर देंगे, इनको सबको सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे। मतलब क्या होगा, y अब होगा x2 y1 है ना, प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 डैश डैश डैश, यहां पर क्या होगा, x1 के साथ क्या आएगा, yn आएगा। क्या आएगा बेटा, x1 के साथ क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा आंसर आपका निगेटिव में नहीं आएगा, बाहर एक मॉड भी लगेगा इसके बाहर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले सीधी कैंची वैल्यू को जोड़ देना है, फिर एक बार उल्टी कैंची वैल्यू को आपस में जोड़ देना है, फिर दोनों का डिफरेंस को हाफ से डिवाइड कर देना है,
तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉलीगन कुछ भी आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो मैंने तुमको लोगों को उसमें डिटरमिनेंट में भी बताया था, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नोट करो। देख लिया सबने? बहुत धीरे लिखते हो बे। अच्छा, केमिस्ट्री में कैसे कैसे सब बोल के लिखवाते हैं क्या? क्या? अच्छा अच्छा, तो इसमें कहाँ थ्योरी है ही, तो क्या समझोगे बे? क्या इसमें क्या फील नहीं ला रहा तू तेरे को है? इसमें क्या नहीं फील आ रहा है? अब डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए तुमको फील कराऊं, नाप के बताऊं क्या? एक इंची टेप लेकर के आऊं, ये डिस्टेंस नाप करके दिखाऊं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? वाह रे वाह। क्यों भाई सारी, इसमें क्या फील लाना है तुम्हें? हाँ चलो क्वेश्चन लिखो एक। फीलिंग वीलिंग मन के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, पढ़ाई करो, ठीक है? नंबर लेके आओ बस, जब रिजल्ट आएगा तब फीलिंग लेना आराम से। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फिर ये दीज पॉइंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज पॉइंट्स, पॉइंट नोट कर लो ये सारे के सारे, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या हो गया बताओ भाई, कैसे करोगे इसको? हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घर पे कंप्लीट करके लाना है, ठीक है? क्या करना है, तीनों पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब हो सकता है भाई? जब ये वाला पॉइंट कहां आ जाएगा, इसके ऊपर लाई कर दे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। वही वाला फॉर्मूला लगा लेना है, के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से आपका जो है आंसर आ जाएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो अगला। इन व्हाट रेशियो, in what ratio does the x-axis, in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6, ठीक है? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, कुछ तो कॉमन सेंस, अब इसमें भी तुमको इंटरनली एक्सटर्नली में बताऊं है? चलो भाई बताओ फटाक से, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले? बेटा 1 मिनट का टाइम है, लगा के दिखाओ।
हाई स्कूल का क्वेश्चन, हाई स्कूल के बच्चे 1 मिनट में कर देते हैं इसको, तो थोड़ी बहुत शर्म वरम बच्ची हो तो लगा के दिखाओ। इतनी जल्दी आंसर दिया है तो सही होने के चांसेस काफी कम है। सही है। ठीक है, क्या हो, रुक गया क्या? ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है यार, इधर नहीं हुआ। अरे यार देखो ये एक्स एक्सिस होगी, पहला पॉइंट कौन सा है 5,6, यहां होगा 2,-3 मान लेता हूं, यहां पर है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले बोला एक्स एक्सिस इन दोनों को कहां पर डिवाइड कर रहा है, तो जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो भाई क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहां पर जो भी होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो मैं मान लेता हूं उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x,0 पॉइंट रहा होगा। ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं मान ले रहा हूं कि ये m है, ये n रेशियो है, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट के लिए लगाऊंगा, तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 0 इक्वल्स टू m टाइम्स इधर का y कोऑर्डिनेट प्लस n टाइम्स इधर का y कोऑर्डिनेट अपॉन m प्लस n, ये m प्लस n इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3m इक्वल्स टू 6n, तो m अपॉन n कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 6 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 2:1, मतलब ये 2 होगा ये 1, तो 1:2 रेशियो बोला, फिर 2:1 रेशियो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? अबे बहुत आसान था। देखो क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which are at a distance c, ब्रैकेट में लिख देना कि जो c है वो लेस देन 3, from the point 2,3, from the point 2,3 is 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये आपका ऑप्शन है। कह रहा है कि 2,3 पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिससे उनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन 3 होगी। 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। तुम लोग जीने के लायक बच्चे नहीं हो इस पृथ्वी पे। अबे तना समय नया क्या कर रही हो भाई, इतना समय नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में। बेटा जूता चप्पल लेग को नहीं बचेंगे आदर्श, में पहले बता दे रहा हूं गधा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस, ये कोई पॉइंट रहा होगा हमारा 2,3, कह रहा है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ये जो डिस्टेंस आनी चाहिए लेस देन 3 आनी चाहिए। कोई पॉइंट नहीं होगा, हाँ तो तुमको खुद तो सोचना चाहिए ना, लेस देन 3 डिस्टेंस वाले को पॉइंट होंगे क्या, मिनिमम डिस्टेंस 3 के बराबर होगी यार, मिनिमम डिस्टेंस 3 होगी कि नहीं होगी, तो लेस देन 3 वाले कोई पॉइंट्स ही नहीं होंगे। अच्छा तो खुद तो सोचना चाहिए ना।
हाँ जरूरी है। एक चीज में बताओ, सबसे बड़ा कॉमन सेंस होता है। हाँ अच्छा चलो ठीक है। एक तो इसमें कितने होंगे, एक भी पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही थ्री है, तो थ्री से लेस देन तो कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं इसको लेस देन 2.98 कर दूं, नहीं एक मिनट, तब भी नहीं होंगे एक को। इसको मैं क्या कर देता हूं, 3.001 कर देता हूं। अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है अगर ये डिस्टेंस 3 है, ठीक है, और मान लो कि ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही, 3.001 आ रही, तुमको मैं बता दूं यहां से लेकर के यहां के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं, ठीक है। अरे बोल दो यार, तुम कितनी भी छोटी डिस्टेंस ले लो, अगर नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर तुम कितनी भी छोटी डिस्टेंस ले लो, हर छोटी सी छोटी डिस्टेंस के बीच में कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। क्वेश्चन अगला लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, the distance between the point the distance between the point P, P के बगल में उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देना, a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स एंड Q, Q के कोऑर्डिनेट्स लिखो, a cos बीटा कॉमा a sin बीटा इज जिसमें बताया गया है अल्फा जो है वो बड़ा है बीटा से, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका 4a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऑप्शन 2 है 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऑप्शन 3 है आपका 2a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ऑप्शन 4 है 2a कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखता हूं ट्रिग्नोमेट्री कितनी याद है, कितनी प्रैक्टिस की हो। तो मुझे मत बताओ, सॉल्व करके आज ऑप्शन बताओ। बेटा टाइम नहीं बचा, जल्दी जल्दी करो। सब बच्चों वाले सवाल है ना ही एकदम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन 2 लग रहा है हमको गलत हो गया तुम्हारा। यार आदर्श का सही आ गया, चमत्कार हो गया है आदर्श। नहीं सही है आदर्श का आंसर। अरे शिवांश भाई, अभी दिखाते हैं तुमको जलवा हम। अब सर कौन सी मैथ लगा रही हो आजकल, है आंसर वांसर नहीं आ रहे हैं। उज्जवल हाँ दूसरा वाला आएगा ना,
देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, d इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर देखो ए स्क्वायर कॉमन, x2 माइनस x1 का करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सॉरी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो यार। यहां पर cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो और यहां पर साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं अपना पूरा का पूरा, है ना, तो ए टाइम्स क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट के अंदर 2 साइन क्या हो जाएगा पहले अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 होता है कि नहीं होता है, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, और यहां पर देखो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं यार, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोल दो, देखो अरे ये अंदर ही है, ए स्क्वायर अंदर, तो एक चीज बताओ, ये 2 यहां से बाहर निकलेगा तो बता 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पर भी 4a स्क्वायर तो बाहर ही दिख रहा है ना, तो चुपचाप हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या ले लेते हैं 4a, इसके साथ साथ देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कहां पर, अच्छा 4 है तो बाहर आएगा 2a हो जाएगा, है ना, सही कह रहे हो। अच्छा कॉमन क्या मिल रहा है पहले ये बताओ, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बताओ ये कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है भाई हमें, साइन साइन अल्फा माइनस बीटा मिल रहा है ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, तो वो 1 हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देखो कोई फॉर्मूला गलत हुआ है क्या, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है ना, और यहां पर भी क्या होता है 2 साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नहीं नहीं सही है यार, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं सही होगा फिर तो, आदर्श गलत बताया थे तुम, गलत है, आंसर ये होगा 2a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड होगा, तुम्हारा भी आ गया था ऑप्शन 2 है, हाँ थर्ड वाला आंसर, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन करते हैं यार, डायरेक्ट क्या, हाँ डायरेक्ट ओपन कर लो, फिर वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको डायरेक्टली अब देखो ऐसे कितना दो लाइन में आ गया आंसर, और फिर तुमको इस फॉर्म में देखो आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना यार, फिर तुम्हें बाद में फॉर्मूला कन्वर्ट करके वही साइन सी माइनस डी बाई 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो अभी ऑप्शन भी तो अपने देखने हैं ना किस फॉर्म में हमारे ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द रेशियो, अरे सारिक भाई समझ में आया कि नहीं आया, इन विच y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 divides the line joining 3, -1 and 8, 9, समय है आपके पास 2 मिनट का, 2 मिनट में नहीं हुआ ना तब बताता हूं, समय शुरू होता है आपका अब, टाइम स्टार्ट किया, 2 मिनट में होना चाहिए आंसर, मुझे लाके दिखाओ, मैं सही बात बता दूं, मैं हाई स्कूल के बच्चे को बुला लाऊं ना, अभी वो सॉल्व करके रख देगा 2 मिनट के अंदर ही, हाँ हाई स्कूल छोड़ना था, हाई स्कूल की नॉलेज नहीं छोड़नी थी, पता है कि नहीं पता, पीछे मत देखो, पीछे देख के कुछ नहीं होगा, इधर देख लो,
जितनी देर क्लास चलती कम से कम शीशे में 5 से 6 लड़कियां आकर के अपने बाल सही करके जाती हैं। चलो क्वेश्चन करो। तुमको अभी बोर्ड पे बुला रहे हैं। ये 1 मिनट का टाइम बचा बेटा, आदत फोकस कर लो, क्वेश्चन कैसे होगा। हो गया? गलत, तुक्का मत मारो यार। शर्म नहीं आ रही? आयुष का सही है। कहां 1:6 में? कौन से मैथ पढ़ते रहते हो? के रेशियो 1 मान लिए हैं और क्या, बस वो सही बात बता रहा है। और इधर तुम चमन लोग क्या कर रहे हो भाई आजकल? हैं 3, -1 ये हो गया। आरुषि कितने साल हो गए बेटा पढ़ते हुए, हाई स्कूल छोड़े हुए? लग रहा है कि 50 साल पहले पढ़ा था। ये लाइन हो गई, ऐसे करके कुछ रहा होगा। मान लेते हैं कि भाई ये m/n रेशियो है और ये वाला पॉइंट क्या मान लेते हैं? x, y मान लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा हमारा? x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? 9m माइनस n अपॉन m प्लस n। ये x और y कोऑर्डिनेट इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे कि नहीं लाई कर रहे होंगे? सेटिस्फाई करवा दो। तो देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9m माइनस n अपॉन m प्लस n, माइनस का 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, प्लस का 2 = 0। तो यहां से क्या मिल गया? 9m माइनस n माइनस का 8n माइनस का 3n प्लस का 2m प्लस का 2n = 0। m वालों को जोड़ लो यार एक साथ। देखो माइनस का 8m है और प्लस का 9m है, तो यहां से कितना बचा? m में 2m जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3m। n वालों को जोड़ लेते हैं, माइनस का n माइनस का 3n माइनस का 4n हो जाएगा ना? क्यों बे? अबे निगेटिव साइन है ना यहां पर, -x है। तो ये कितना बचेगा? ये उधर जाकर के कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो m अपॉन n कितना आ जाएगा? 2:3। तुम्हारा भी तुक्के से ही आ गया है, जिस हिसाब से तुम 15m बताए हो। नहीं समझ में आया? अब बेटा तुम आदर्श जब क्वेश्चन दिया करो तो यहां पर ध्यान रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पता नहीं कहां ध्यान रहता है। डालो अगली हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पार्टिकुलर पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पार्टिकुलर पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ सम पार्टिकुलर पॉइंट्स। ठीक है, आज इतना बेसिक है सब खत्म। कल से जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा करके स्ट्रेट लाइन स्टार्ट। अब ये सब बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो, तो ये तो यार बच्चों वाली चीजें हैं ना। अब ये तो सब हाई स्कूल वाला ही है, अब इसमें क्या पढ़ना है इतना ज्यादा। तुम लोगों को बस चले ना, तुम लोग बोल दो कि सर जो है
नर्सरी से पढ़ा दीजिए पूरा, एबीसीडी भी भूल गए। हाँ हाँ भाई, तो चलो देखते हैं सम पार्टिकुलर पॉइंट्स देखते हैं। इधर देखो, ट्रायंगल के बेसिकली मैं पार्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो सबसे पहले जान लो कि मीडियन किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, मान लो एक ये पॉइंट है, इससे मैं क्या करूं, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं। ठीक है, इससे इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, इससे इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो जो पॉइंट यहां पर मिलेगा उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं और बोलते क्या है, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये हमारा हो गया x1, y1। ये ट्रायंगल में बार बार नहीं बनाऊंगा, या ये कोऑर्डिनेट्स बार बार नहीं डिनोट करूंगा। ये x3, y3 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? पॉइंट ए के अपोजिट वाली जो साइड की डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, कैपिटल बी के जो अपोजिट वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल बी है, और इसके अपोजिट वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कैपिटल ए एंगल है, ये कैपिटल बी एंगल है, ये एंगल बी और ये एंगल सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं काम करना है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बताओ बेटा, ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो देखो 1:1 का रेशियो होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2, और ये क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए कि नहीं आ गए? हमेशा याद रखना कि सेंट्रॉइड जो होता है किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? तो सेंट्रॉइड का फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे, इसको x, y मान लोगे, क्या होगा बेटा? ठीक है बेटा, तो देखो ये x1 + x2/2, ये y1 + y2/2 हो गया, ये 2:1 का रेशियो हो गया। सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, तो g का कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ जाएगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/2। हाँ अच्छा, हाँ y3 होता है, सही कह रहे हैं। ठीक है, y3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2:1 डिनोमिनेटर में रेशियो आएगा हमारा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमने क्या डिस्कस कर दिया, सेंट्रॉइड। दूसरी चीज कौन सी डिस्कस करने जा रहा हूं, इन सेंटर। क्या डिस्कस करने जा रहा है बेटा? इन सेंटर। बेटा देखो किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि हमारे ट्रायंगल है, इन सेंटर में हम लोग बेटा क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? ये एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये एंगल बी का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, और यहां पर एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। कोई दिक्कत वाली बात? मान लेते हैं ये वाला, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? आई से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ शिवांश? अरे बोल दो यार, समझ में आया? अच्छा, इन सेंटर का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। इन सेंटर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ax1, ठीक है, by1 + c/a + b + c, ax2 + by2 + c/a + b + c। ठीक है, ये किसका कोऑर्डिनेट होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है। ए बी सी यहां पर क्या है बेटा, हमारी डिस्टेंसेस है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। यस सर। ए बेटा यहां पर y1 नहीं, ax1 bx2 + c/a + b + c, और यहां पर हो जाएगा ay1 + by2 + c/a + b + c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखना x कोऑर्डिनेट में सिर्फ x है और y कोऑर्डिनेट में क्या है, सिर्फ y। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ax1 + bx2 + c x3 + c x3 यार, अरे सॉरी यार क्या कर रहा हूं, सब भसड़ हो जा रहा है। और यहां पर y3, ax1 + bx2 + c x3/a + b + c, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ay1 + by2 + c y3/a + b + c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जैसे हमारे ये इन सेंटर हुए ना, इन सेंटर के करस्पॉन्डिंग हमारे एक्स सेंटर होते हैं। कौन से होते हैं? तो देखो कैसे एक्स सेंटर कैसे बनता है, देखो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? यहां से तुम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करो और एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करो, एंगल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो
तो इसका मैं नाम क्या दे दे रहा हूं, मान लो E1 ने मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, E1। तो ये ऐसे हमारा ये एक E1 एंगल बाइसेक्टर निकला। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, एक E2 एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक E3 एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अच्छा देखो अब E1 का फॉर्मूला कैसे लिखना है। E1 का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो x1 के करस्पॉन्डिंग आपको निगेटिव साइन लगा देना है। माइनस का ax1 bx2 cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे, उसमें भी क्या करेंगे, y1 के करस्पॉन्डिंग निगेटिव साइन लगा देंगे। जब E2 के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो बेटा क्या काम करोगे, x2 वाले को क्या कर देना, निगेटिव कर देना, x2 y2 को निगेटिव कर देना, b को निगेटिव कर देना। बेसिकली क्लियर हुआ कि नहीं हो। और जब E3 थर्ड वाला एक सेंटर निकालना तो उसमें क्या कर देना, c को निगेटिव कर देना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। 2 पॉइंट्स और हैं अभी, ये चीज हजम हुई, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेटा क्या है हमारा, ठीक है, सरकम सेंटर हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, सरकम सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बेटा बेसिकली क्या होता है, ठीक है, हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, सॉरी इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, और इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ड्रॉ किया कि नहीं किया। मान लो कि ये वाला पॉइंट कितना आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट हमने ओ से डिनोट किया, कोई दिक्कत वाली बात। तो अभी तो मैं तुमको उसका सरकम सेंटर का फॉर्मूला बताया दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन सरकम सेंटर का फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन करना नहीं है, क्योंकि जो है फिर आपको चीजें बड़ी दिक्कत होंगी, ठीक है। तो सरकम सेंटर का फॉर्मूला बेटा देखो क्या होता है, O इज इक्वल टू x1 टाइम्स साइन 2a, x2 टाइम्स साइन 2b, x3 टाइम्स साइन 2c अपॉन, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा नहीं, कोएफिशिएंट्स करते हैं यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला में जो है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c करते हैं। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, y1 साइन 2a, समझ गए कि नहीं समझ गए, y कोऑर्डिनेट में यहां पर लिख दे रहा हूं, y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसको लिखते चलो बेटा साथ साथ में। ये बताओ फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बी सी क्या है हमारे एंगल्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इसका आसान तरीका पता है क्या है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या कर लेना, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता होंगे, अरे बोल दो यार, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं करना बताऊंगा। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या काम करो, ए बी लाइन का स्लोप निकाल लो, निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो इस लाइन का स्लोप तुम्हें पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। मिड पॉइंट निकाल ही लोगे, इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। सेम काम दूसरे वाले तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेना और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेना, आसानी के साथ तुम्हें पता चल जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको तीनों की तीनों एंगल्स भी पता होने चाहिए, जो कि जनरली गिवन नहीं होते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आप इक्वेशन लिख लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अरे बताओ समझ में आया यार, नहीं हजम हुआ। एक और चीज है लास्ट में, ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑर्थो सेंटर देख लेते हैं बस। अच्छा ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, याद रखना ये चीज। सेंट्रॉइड को जी से, सरकम सेंटर को ओ से और ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर बेटा क्या होता है, देखो जरा, तुम क्या करो, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो, जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट करे इस वाली लाइन को, बस तुम्हें क्या करना है, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है। क्या करना है, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये सारे के सारे अल्टीट्यूड्स हैं, ये एच हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है एच का, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा,
y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा ये वाला लेकिन मत लगाना नहीं मैथड्स। अगर कभी भी आपको ऑर्थो सेंटर पता करना है तो देखो क्या काम करना है। ये वाला पॉइंट पता होगा कि नहीं पता होगा? अरे बोल दो। इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए देखो क्या काम करोगे, ये ए वाला पॉइंट तो पास ही हो रहा है, ये परपेंडिकुलर जो होगा। सबसे पहले तुम लोग क्या करना है, इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेना, m1 इंटू m2 लगा करके ये m2 इस वाली लाइन का स्लोप निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या प्रोडक्ट कितना होता है? -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इस वाली लाइन का स्लोप आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सिमिलरली एक दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन आप लिख लेना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, आपको अल्टीट्यूड आर आसानी के साथ निकल कर आ जाएगा। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूले में दिक्कत क्या है कि आपको एंगल्स पता होने चाहिए, और एंगल्स निकालना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे बेटर तरीका क्या होता है, पहले अगर सरकम सेंटर निकालना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अरे बोल दो यार। और अल्टीट्यूड्स के लिए क्या काम करेंगे, अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिख करके उनका पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कल इनके बीच में थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।